हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू ITEP सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द नॉलेज ऑफ इंडिया को। इस पूरे यूनिट को हम एक ही वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको पूरे यूनिट का एक कंप्लीट ओवरव्यू एक ही जगह मिल जाए। अब एक छोटी सी बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने EI के वीडियोस में कंसेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, मैं यहाँ पर उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगी। उसका रीज़न सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पेपर का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हर कंसेप्ट को अननेसेसरली बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर जाना यूज़फुल होगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, स्कॉलर्स, एग्जाम्पल्स और मेजर आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको यूनिट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन को हम अननेसेसरली ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूनिट 1 EI का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट वीडियो अपकमिंग वेडनेसडे या थर्सडे को मैं पोस्ट कर दूंगी, सो डोंट वरी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट जल्द ही आ जाएगा। साथ ही अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए मैं सेपरेट हिंदी मीडियम वन शॉट नहीं बनाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। मैं आपको इस यूनिट के प्रॉपर हिंदी नोट्स प्रोवाइड करूंगी जिसे आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्चुअल यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक बारी हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस यूनिट में हम ब्रॉडली दो पार्ट्स को कवर करेंगे। पार्ट ए में हम बात करेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड रेलिवेंस की। इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉलेज ट्रेडिशन का स्कोप कितना ब्रॉड है और कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में इसका रेलिवेंस क्या है। उसके बाद हम पार्ट बी, रिविजिटिंग एंशियंट नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इस पार्ट में हम हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, मॉडर्न चैलेंजेस एंड इनोवेशंस जैसे टॉपिक को कवर करेंगे और फाइनली पूरे यूनिट को एक कंक्लूजन के थ्रू रैप अप कर देंगे। अब जब हमें पूरे यूनिट का स्ट्रक्चर क्लियर है, लेट्स बिगिन विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ इंडिया एक्चुअली थी क्या? तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एक रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशन है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में डेवलप हुआ है। इसमें हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि साइंटिफिक थिंकिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड मॉरल वैल्यूज तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसको एवरीडे लाइफ और पर्सनल ग्रोथ से भी कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इंडियन नॉलेज है उसको अगर हम सिर्फ और सिर्फ एंशियंट टेक्स्ट्स या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स तक लिमिट कर देंगे तो हम इसका एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर देंगे, क्योंकि जो हमारी नॉलेज थी वो डिफरेंट कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, आर्ट एंड लोकल विस्डम, जिसे हम लोक विद्या भी बोलते हैं, उसके थ्रू भी प्रिजर्व और ट्रांसमिट की जाती थी। इसीलिए नॉलेज का सोर्स सिर्फ रिटन टेक्स्ट नहीं बल्कि कम्युनिटीज़ के लिव्ड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। अब इस ट्रेडिशन का कनेक्शन कल्चरल आइडेंटिटी से भी है। जो इंडियन नॉलेज है उसको समझने से हम इंडिया की एक डीप कल्चरल हेरिटेज और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ ही ये हमें कॉलोनियल पीरियड में डेवलप हुई कुछ हिस्टोरिकल मिस इंटरप्रिटेशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करने में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और फाइनली हम इसका रेलिवेंस पास्ट तक लिमिटेड नहीं देखते हैं, ये हमें मॉडर्न सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस में ऐसे प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल अप्रोचेस भी मिलते हैं जो आज के कंटेम्प्ररी चैलेंजेस जैसे कि इन्वायरमेंट एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट को भी एड्रेस करते हैं। तो ओवरऑल इंडियन नॉलेज को हम एक लिविंग और डाइवर्स नॉलेज ट्रेडिशन के रूप में समझ सकते हैं, जो टेक्स्ट्स के साथ साथ कम्युनिटीज़ और प्रैक्टिसेस में भी एग्जिस्ट करती है, पास्ट से कनेक्टेड है और प्रेजेंट के लिए भी रेलिवेंट हो सकती है। अब जब हमें इसका एक बेसिक आइडिया मिल गया है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉलेज को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में नॉलेज को एक सिंगल फिक्स्ड डेफिनेशन के थ्रू समझना इम्पॉसिबल है। इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव और मेथड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले बी माधवन, विनायक रजत भट्ट
एंड नागेंद्र के अकॉर्डिंग नॉलेज एक होलिस्टिक एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो 3 इंपॉर्टेंट मीन्स के थ्रू अक्वायर की जा सकती है। यहाँ सबसे पहला है प्रत्यक्ष यानी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा है अनुमान यानी लॉजिकल इन्फरेंस जहाँ अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है, और तीसरा है शब्द यानी अथॉरिटेटिव टेस्टिमोनी जहाँ रिलायबल अथॉरिटी या एस्टैब्लिश्ड सोर्स से नॉलेज रिसीव की जाती है। इनके अकॉर्डिंग नॉलेज को ब्रॉडली ऑपरेशनल रेलम्स में भी डिवाइड किया गया है, दैट इज अपार एंड पार विद्या। अपार विद्या एम्पिरिकल या वर्ल्डली नॉलेज को रेफर की जाती है जैसे कि साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एंड गवर्नेंस, जबकि पार विद्या हायर नॉलेज है जिसका फोकस सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन यानी मुक्ति पर होता है। अब एएस अल्तेकर नॉलेज को एक स्लाइटली डिफरेंट एम्फेसिस के साथ देखते हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट में एक फेमस फ्रेज है सा विद्या या विमुक्तय, यानी जो मुक्ति की तरफ ले जाए वही ट्रू नॉलेज है। इस व्यू में विद्या को सिर्फ नॉलेज या इंटेलेक्चुअल नॉलेज या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं माना गया है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जो इंडिविजुअल के करेक्टर फॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कनेक्टेड है। अब यहाँ आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है एपिस्टेमोलॉजिकल, ठीक है, तो इसलिए हम एक वर्ड जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी है उसको देख लेते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज का स्टडी, ठीक है, यानी नॉलेज क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं या उसे अक्वायर कैसे किया जाता है या उसे वैलिडेट कैसे करते हैं, तो इन सब की स्टडी एपिस्टेमोलॉजी होती है। यहाँ से टर्म आता है हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है जो है एपिस्टेमेटिक प्लूरलिज्म का। सिंस हमें पता है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड प्लूरलिज्म क्या होती है। सो यहाँ प्लूरलिज्म का मतलब होता है मल्टीपल अप्रोचेस का एग्जिस्टेंस, यानी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन नॉलेज के लिए सिर्फ एक सिंगल डॉक्टरीन या मेथड तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आस्तिक ट्रेडिशंस जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इनके साथ साथ हमारे नास्तिक ट्रेडिशंस जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन और लोकायत ये भी इंक्लूड किए जाते हैं। यानी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जहाँ नॉलेज को लेकर मल्टीपल फिलोसफिकल अप्रोचेस और मेथड्स नोइंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जब डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर जो इंडियन नॉलेज इतनी डाइवर्स है तो इसका एक्चुअल स्कोप कितना ब्रॉड हो सकता है। तो इसका आंसर समझने के लिए हम इसके कुछ मेजर एरियाज में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है टेक्सचुअल एंड ओरल एपिस्टेमोलॉजीज, मतलब इंडियन नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट टेक्सचुअल बेस जैसे कि वेदास, उपनिषद, एपिक्स, पुराणास जैसे सोर्सेज में मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारे शास्त्रार्थ हैं, यानी कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड ग्रंथ, शास्त्रास इज हमारे स्पेशलाइज्ड ग्रंथ, इनमें भी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज को सिस्टमैटिकली डिस्कस किया गया है। लेकिन नॉलेज सिर्फ रिटन टेक्स्ट के थ्रू प्रिजर्व नहीं होती थी, ओरल ट्रांसमिशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हम पठा जैसे मेमोइक मेथड्स का यूज़ करते हैं और टेक्स्ट को एक्यूरेटली रिमेंबर या ट्रांसमिट करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक्स एंड सेमेटिक्स। यहाँ पाणिनि की जो हमारी पाणिनीज अष्ट अध्याय का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे जनरेटिव ग्रामर और फॉर्मल लैंग्वेज एनालिसिस की फाउंडेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, और इसे हम लोग हमारा मॉडर्न जो एनएलपी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड कैरल स्कूल जो है हमारा, इन जैसे ट्रेडिशंस के थ्रू हम लोग मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़ीरो जो कि हमारा शून्य होता है, डेसिमल सिस्टम, इनफाइनाइट सीरीज और प्लानिटरी मोशंस जैसे एग्जाम्पल्स को भी ले सकते हैं। फिर आता है हेल्थ एंड साइंसेस।
यहाँ आयुर्वेदा पर्टिकुलरली जो हमारा चक्र और सुश्रुत द्वारा दिया गया था उसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदा को एक होलिस्टिक और प्रिवेंटिव अप्रोच टू मेडिसिन के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो कि मेनली त्रिदोष बैलेंस पर एम्फसाइज करती है। मतलब त्रिदोष बैलेंस जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है स्पेशियल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट, राइट। इस एरिया में वास्तुशास्त्र का रेफरेंस आ जाता है, जिसे हम ह्यूमन इकोलॉजी, अर्बन प्लानिंग और एनवायरमेंटल हार्मनी के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो आता है वो है हमारा लोक विद्या यानी कि फ्लॉक ट्रेडिशंस। इसमें कम्युनिटीज़, आर्टिशियंस, इन सब के प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्लूड किया जाता है थ्रू मेटलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्सचुअल, वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी इकोलॉजी, इन सब चीज़ों के थ्रू। तो यहाँ एक बार फिर वही इम्पॉर्टेंट आइडिया सामने आता है जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन सिर्फ एंशियंट टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसका स्कोप लैंग्वेज और फिलॉसफी से लेकर मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ, आर्किटेक्चर और कम्युनिटीज़ के प्रैक्टिकल नॉलेज तक एक्सटेंड होता है। अब जब हम लोगों को इसका स्कोप हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है ये नॉलेज ट्रेडिशन आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कितना यूज़फुल है और कैसे यूज़फुल है। तो इसको हम 3 मेजर एरियाज के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहला है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। इंडियन ट्रेडिशन में नेचर को सिर्फ एक रिसोर्स के रूप में नहीं बल्कि एक लार्जर लिविंग सिस्टम का पार्ट माना गया है, राइट। इसीलिए प्रकृति वर्शिप आई होप यू ऑल नो दैट, मतलब रिवर्स और ट्रीज के प्रति रेवरेंस जैसे प्रैक्टिसेस में एक बायोसेंट्रिक या कॉस्मोसेंट्रिक मॉडल या अप्रोच भी आप कह सकते हो, हमें देखने को मिलती है। अब इस अप्रोच का फोकस नेचर के साथ साथ हार्मनी यानी रत पर भी होता है। ये उस अप्रोच से डिफरेंस है जहां नेचर को प्राइमरीली ह्यूमन नीड्स के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये एक्सप्लॉइटिव एंथ्रोपोसेंट्रिज्म नहीं है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है होलिस्टिक पेडागोजी। ये पॉइंट पर्टिकुलरली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आईटेप में है ना। इंडियन एपिस्टेमोलॉजीज एजुकेशन को सिर्फ पैसिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की तरह नहीं देखती है। ये क्लासरूम को एक्सपीरियंशियल, इंटरडिसिप्लिनरी, वैल्यू इंटीग्रेटेड लर्निंग की तरह ले जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट सिर्फ जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उनकी तरफ उनको याद नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि उन्हें एक लिव्ड रियलिटी और लोक विद्या के साथ कनेक्ट करके फिर समझते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। अब तीसरा आ जाता है हमारा मेंटल वेलबींग। आज के टाइप में स्पेशली जब हमारे पास डिजिटल स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में योगा, माइंडफुलनेस एंड निष्काम कर्म जैसे कॉन्सेप्ट मेंटल रेजिलेंस इज मतलब रिस्ट्रेन करते हैं ना हम अपने आप को, वो चीज़ और सेल्फ रेगुलेशन की फ्रेमवर्क्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस को हम सिंपली एंशियंट नॉलेज वॉज गुड कहकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। पॉइंट ये है कि कुछ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस के प्रिंसिपल्स को आज की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जैसे कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन और मेंटल वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुली अप्लाई या री इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब यहाँ से हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अगर ये नॉलेज ट्रेडिशन इतने पुराने हैं तो फिर ये ट्रेडिशंस आज तक कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं, है ना, और इनका इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी के साथ क्या कनेक्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए अब हमारे पार्ट बी की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, दैट इज रिविजिटिंग एंशिएंट नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है, इस पार्ट में हम देखेंगे कि एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन को एक लिविंग ट्रेडिशन के रूप में कैसे समझा गया है। ठीक है, इंडिया की जियो कल्चरल यूनिटी किस तरह डेवलप हुई, कॉलोनियल पीरियड ने इंडिजिनस नॉलेज को कैसे अफेक्ट किया, और आज के मॉडर्न चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में इन ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस हैं इनको दोबारा कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी और कल्चरल आइडेंटिटी का। तो सबसे पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया गया है, दैट इज द लिविंग ट्रेडिशन,
इसका मतलब ये है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को सिर्फ ऐसे एंशियंट आइडियाज़ के रूप में नहीं देखना चाहिए जो बुक्स में प्रिजर्व होकर वहीं रुक गए। इन ट्रेडिशंस को कुछ एलिमेंट्स, लिविंग प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स, कम्युनिटीज़ और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में भी कंटिन्यू होता हम लोग देख सकते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक कह रही सॉरी स्पीच द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कि एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी या कैरेक्टरिस्टिक के रूप में ऑब्जर्व किया गया है, सिंथेसाइज किया है और उसकी कॉन्टिन्यूटी की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी को हाईलाइट किया है। ठीक है, यानी इंडिया ने डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को ऑब्जर्व करके उन्हें अपने एग्जिस्टिंग कल्चरल फ्रेमवर्क के साथ सिंथेसाइज किया और इसी प्रोसेस में एक सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हुई। इसको हम लोग हमारी जो इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया है उन जैसी एंशियंट जो सिविलाइजेशन है उनके साथ कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में भी रख सकते हैं, जहां इंडिया के केस में सिविलाइजेशनल कोर को लिविंग प्रैक्टिसेस में कंटिन्यू होते हुए हमने हाईलाइट किया है। अब इस कॉन्टिन्यूटी को सिर्फ कल्चरल प्रैक्टिसेस तक नहीं बल्कि एक जियो कल्चरल यूनिटी भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग समझ सकते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियन हैं राधा मुखर्जी, ये हाईलाइट करती हैं कि डिसिप्लिन, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इंडिया में एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल यूनिटी मेंटेन कर रही है। इस यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में पिलग्रिमेज रूट्स है ना, जिसे हम तीर्थास बोलते हैं, शेयर्ड लिटरेरी मोटिव्स और शास्त्रार्थ यानी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का रोल था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग अलग होने के बावजूद शेयर्ड कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस ने पीपल को एक ब्रॉडर सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से कनेक्ट किया है। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को एक लिविंग ट्रेडिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी बल्कि प्रैक्टिसेस, आइडियाज़, जर्नी और डिबेट्स के थ्रू कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस और री इंटरप्रेट होती रही है और प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट कर रही है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी और कल्चरल आइडेंटिटी की बात करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है कि कॉलोनियलिज्म जो थी उसने इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है उसको किस तरह से इफेक्ट किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि है डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कॉलोनियल क्रिटिक की। इस कॉन्टेक्स्ट में मैकॉलेज मिनट 1835 मिनट ऑन एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके EI में भी बहुत, EI का यूनिट 4 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉलिसी ने इंडिजीनियस नॉलेज को अनसाइंटिफिक एंड इंफीरियर के रूप में प्रेजेंट करके उसकी लेजिटिमेसी को अंडरमाइन किया। ठीक है, इस प्रोसेस का एक कॉन्सिक्वेंस ये था कि इंडियंस में अपनी ही इंटेलेक्चुअल हेरिटेज से एलियनाइजेशन डेवलप हुई। ओके, लेकिन जो कॉलोनियल पीरियड है इससे पहले इंडिया में एजुकेशन और नॉलेज का एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हमें देखने को मिलता था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग धर्मपाल का फेमस आइडिया द ब्यूटीफुल ट्री को लेते हैं। ठीक है, अब धर्मपाल ने प्री कॉलोनियल इंडिया में पाठशालास और मद्रसास के एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को हाईलाइट किया है और आर्ग्यू किया है कि कॉलोनियल पॉलिसीज ने इंडिजिनियस एजुकेशनल नेटवर्क्स को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया। अब थर्ड पॉइंट है री इवैल्यूएटिंग नेटिव इनोवेशन। तो कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं था, इंडिजीनियस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को भी ऑफन डीलेजिटिमाइज किया गया था यहाँ पे। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग दिल्ली का जो रस्ट पिलर है, ठीक है, आयरन पिलर भी जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो हमारा वुड स्टील जैसा एग्जाम्पल है, उन सबको ले सकते हैं। तो इन ट्रेडिशंस और इनोवेशंस को दोबारा स्टडी करना सिर्फ पास्ट को ग्लोरीफाई करना नहीं है, इसका पर्पस जो है वो ये भी है कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को क्रिटिकली री एग्जामिन करें और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझें जिनकी लेजिटिमेसी कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स के थ्रू हमारी अंडरमाइन हो गई थी। अंडरमाइन या अंडर डिटरमाइंड, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एपिस्टेमिक जस्टिस और स्वधर्म के आइडिया से कनेक्ट किया जा सकता है।
तो डीकोलोनाइजेशन का बेसिक आइडिया यहाँ ये है कि हम अपने नॉलेज ट्रेडिशन को ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करेंगे, ना ही उन्हें ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करेंगे, ठीक है, बल्कि उन्हें क्रिटिकली रीविजिट और रीइवैल्यूएट करेंगे। अब जब हम ट्रेडिशंस को दोबारा रीइवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम लोगों के मन में एक और सवाल आता है, जो कि है कि क्या ये नॉलेज सिर्फ पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूजफुल है या प्रेजेंट के चैलेंजेस को भी एड्रेस करने में रोल प्ले करती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, एड्रेसिंग मॉडर्न चैलेंजेस एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस डिसिप्लिनरी इनोवेशन की बात की गई है। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न फील्ड्स के साथ कनेक्ट करके नया सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर की जाने की बात की गई है। जैसे कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आज के कॉन्टेक्स्ट में हम वाटर सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट बना सकते हैं। इस तरह जो पाणिनीज ग्रामर है उसको भी मॉडर्न NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। यानी ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नेसेसरीली अपोजिट नहीं समझना है, इनके बीच इंटरैक्शन से न्यू पॉसिबिलिटीज और इनोवेशंस डेवलप करने के बारे में भी सोचना है। इसके बाद आता है एथिकल गवर्नेंस। इंडियन ट्रेडिशन के कुछ एथिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि धर्म, वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और अहिंसा आज के ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में एथिकल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आइडियाज पर्टिकुलरली ना इनइक्वालिटी हो गई हमारी, या फिर एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म हो गया, या और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जैसे कंटेम्प्ररी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफर करती है। अब फाइनली यहाँ NEP 2020 फ्रेमवर्क का कनेक्शन भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो NEP 2020 एजुकेशन में इंडियन एथोस से रूटेडनेस को एम्फसिस करती है, ठीक है, एम्फसाइजेस रूटेडनेस। इसका ब्रॉडर एम ऐसे एजुकेटर्स को डेवलप करना है जो ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो, है ना, लोकली रूटेड एजुकेटर्स भी हो साथ साथ, मतलब अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्टेड हो वाइल बीइंग ग्लोबली कॉम्पिटेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ओवरऑल इस सेक्शन का मेन आइडिया ये है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस को सिर्फ म्यूजियम में प्रिजर्व करने वाली चीज़ की तरह नहीं देखना चाहिए, इसके रेलिवेंट प्रिंसिपल्स को मॉडर्न चैलेंजेस, इनोवेशंस, एथिकल गवर्नेंस और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुली कैसे इंगेज किया जा सकता है उसके थ्रू भी समझना चाहिए। अब इसी थॉट के साथ हम हमारे पूरे यूनिट को एक बार जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पूरे यूनिट को एक साथ देखें तो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया क्लियरली सामने आता है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस को सिर्फ पास्ट की एक स्टैटिक रिलिक के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये ट्रेडिशन लिविंग विजडम या लिविंग आइडियाज जो टेक्स्ट के साथ साथ कम्युनिटीज, लोकल प्रैक्टिसेस और एवरीडे लाइफ में भी कंटिन्यू होती रही हैं। इनकी रेलिवेंस आज भी देखी जा सकती है, चाहे हम बात कर ले इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की, या फिर हम लोग बात करें मेंटल वेलबींग की, या क्रॉस डिसिप्लिनरी इनोवेशन की। ये ट्रेडिशंस कंटेम्प्ररी चैलेंजेस के लिए एथिकल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा किसका पार्ट हो गया? मॉडर्न रेलिवेंस का, ठीक है। साथ ही इन ट्रेडिशंस को ना दोबारा एंगेज करना कल्चरल कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करता है। अब ये इंडिया की एक रिच इंटेलेक्चुअल लेगेसी को बेटर अंडरस्टैंड करने और कॉलोनियल पीरियड के कुछ इनहेरिटेड मिस इंटरप्रिटेशंस को क्रिटिकली एग्जामिन करने में हेल्प करता है। अब फाइनली ये नॉलेज ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए भी एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जिसका एम ऐसे इंडिविजुअल्स डेवलप करना है जो लॉजिकली रूटेड के साथ साथ ग्लोबली कॉम्पिटेंट भी हों। तो ओवरऑल नॉलेज ऑफ इंडिया को समझना सिर्फ एंशिएंट नॉलेज को रिमेंबर करना नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज आइडियाज हैव इवॉल्व्ड, कंटिन्यूड एंड स्टिल contribute to the modern world. I hope the complete chapter is clear now. तो अब हम एक बार पूरे यूनिट 1 के माइंड मैप को देख लेते हैं, ताकि हमें पूरा यूनिट एक ही बारी में रिवाइज भी कर ले और क्लियर भी हो जाए।
अब सबसे सेंटर में हमारा आ जाता है यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द नॉलेज ऑफ इंडिया, है ना। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश की। उसके बाद आता है पार्ट ए, दैट इज डेफिनेशन, स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ दिस नॉलेज। अब पार्ट ए का सबसे पहला सेक्शन था हमारा डेफिनेशंस। यहाँ हमने देखा पार एंड अपार विद्या, जैसे बी माधवन का जो कंसेप्ट था ना, बी माधवन, विनायक रजत भट्ट एंड नागेंद्र के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे पार एंड अपार विद्या को समझा। साथ ही फिर ए एस अल्तेकर के थ्रू नॉलेज को एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के रूप में देखा। और इसी के साथ हमने जो हमारी एपिस्टेमिक प्लूरलिज्म है, सॉरी यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, यानी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में नॉलेज को समझने के मल्टीपल अप्रोचेस और ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेशंस के बाद आता है स्कोप ऑफ नॉलेज ट्रेडिशन। इसमें सबसे पहले बात की हम लोगों ने टेक्सचुअल एंड ओरल एपिस्टेमोलॉजीज की। फिर आते हैं हमारे फॉर्मल डिसिप्लिन्स, जहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड फील्ड्स ऑफ नॉलेज को हमने इंक्लूड किया, जैसे कि हमारा मैथ्स, हेल्थ साइंसेज एक्सेट्रा। और इसके बाद आता है हमारा नॉन टेक्सचुअल और फ्लोक ट्रेडिशंस, यानी ऐसे नॉलेज सिस्टम्स जो कम्युनिटी और प्रैक्टिकल ट्रेडिशंस के थ्रू ट्रांसमिट होते रहे हैं। अब पार्ट ए का थर्ड सेक्शन है रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जहां हमने 3 मेजर्स एरिया देखे, दैट इज इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स, होलिस्टिक पेडागोजी इन टीचर एजुकेशन एंड मेंटल वेलबींग एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। अब पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद हम पार्ट बी की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, दैट इज नीड टू रीविजिट आवर एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन एंड कल्चर। अब पार्ट बी का सबसे पहला सेक्शन है हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इसमें हमने द कंसेप्ट ऑफ लिविंग ट्रेडिशन एंड जियो कल्चरल यूनिटी, जियो कल्चरल यूनिटी को एज लिविंग ट्रेडिशंस के रूप में देखा, जो टाइम के साथ कंटिन्यू और इवॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद आता है डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड एंड एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज, दैट आर क्रिटिक ऑफ कोलोनियल डिस्कोर्स, द ब्यूटिफुल ट्री सिंथेसिस ऑफ धर्मपाल एंड री इवेल्युएटिंग द नेटिव इनोवेशन आ जाता है। अब फाइनली पार्ट बी का जो थर्ड सेक्शन है, दैट इज एड्रेसिंग मॉडर्न चैलेंजेस एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। इसमें हम लोगों ने क्रॉस डिसिप्लिनरी इनोवेशन, एथिकल गवर्नेंस एंड सोशल हार्मनी और फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी देखा। और इन सब को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने फाइनली हमारी कंक्लूजन में सब कुछ एक साथ पढ़ा। ठीक है, आई होप अब आपको इस पूरे चैप्टर का फ्लो क्लियर है। सो विद दिस हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द नॉलेज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप इस वीडियो से आपको पूरे यूनिट को समझने में सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में एक्चुअली समझने में हेल्प मिली होगी। तो अगर यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं उन्हें एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक और चीज़, नेक्स्ट वीक आप क्या देखना चाहते हैं? क्या मैं मतलब ईआई का नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करूं या फिर टीचर एंड सोसाइटी या लैंग्वेज 1 के यूनिट 1 से स्टार्ट करूं? वो चीज़ आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं मेरे नेक्स्ट वीक का प्लान अकॉर्डिंगली बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।